औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज जंगल शाह केमाड़ी कराची में केमिस्ट्री के लेक्चरर की हैसियत से पिछले 5 सालों से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं पिछले 5 सालों से प्राइम एजुकेशन नेटवर्क से भी वाबस्ता हूँ, जहाँ मैं क्लास 9 की केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के साथ साथ उनके एमकेट ई-केट को भी देख रहा हूँ। इसके अलावा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो पिछले 12 सालों का है। आज की क्लास ख़ास तौर पर एमकेट और ई-केट के हवाले से है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करने के बाद हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो या तो मेडिकल की तरफ जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। उन तमाम स्टूडेंट को इंटर अच्छे मार्क्स के साथ पास करने के बाद जो एक नया टेस्ट पास करना होता है वो एमकेट और ई-केट का होता है। इस टेस्ट को पास करने के लिए, अच्छे नंबर हासिल करने के लिए इस वक्त ये लेक्चर जो है आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हम आज की क्लास का आगाज़ करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले डिस्कस की जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़। The branch of chemistry in which we study the chemistry of elements and their compounds generally obtained from non-living organism such as minerals is called inorganic chemistry। यानी inorganic chemistry की वो ब्रांच है जिसमें हम उन एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो मिनरल्स से हासिल किए जाते हैं। मिनरल्स क्या चीज़ हैं? मिनरल्स वो केमिकल्स होते हैं जो ज़मीन से निकाले जाते हैं। इनको उर्दू में मादनियात कहा जाता है। पाकिस्तान मादनियात के हवाले से एक रिचेस्ट कंट्री कंसीडर किया जाता है। हमारे यहाँ अल्लाह ने बेशुमार मिनरल्स जो हैं वो हमारी ज़मीनों में मदफून कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम एप्टीट्यूड की क्लास में डिस्कस करेंगे उसका कंटेंट क्या है, कौन से चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 11 चैप्टर हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। पहले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे की गई। सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा हाइड्रोजन और वाटर से रिलेटेड केमिस्ट्री। तीसरे चैप्टर में एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल की मुकम्मल केमिस्ट्री डिस्कस की जाएगी। चौथा चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। चौथे चैप्टर से लेकर 10वें चैप्टर तक यानी चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 यानी ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ये तमाम के तमाम चैप्टर जो हैं यहाँ अलग डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन ये आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हेड में मौजूद हैं। एक बात और मेंशन करता चलूँ वो ये कि हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में ग्रुप 3 से लेकर 7A तक तो केमिस्ट्री मौजूद है, ग्रुप 8A की केमिस्ट्री मौजूद नहीं है। यहाँ एडिशनली वो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो एप्टीट्यूड के टेस्ट में मौजूद होते हैं। आखिर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारा मेन फोकस होगा ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली सीरीज़, लेकिन हम इसमें वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में मौजूद नहीं है, लेकिन वो एप्टीट्यूड में किसी न किसी हवाले से आते रहते हैं। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन 11 चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा पहले वो काम किया जाता है जिसमें बेसिक चीज़ें हों और वो आने वाले चैप्टर में हमें हेल्पफुल साबित हों। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक के पहले चैप्टर से यानी चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करें कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, यानी घर के लिए चीज़ें लेने जा रहे हैं, सर्फ लेने जा रहे हैं, साबुन लेने जा रहे हैं, शैम्पू लेने जा रहे हैं या ऑयल लेने जा रहे हैं या कोई और चीज़ लेने जा रहे हैं, और आप एक ऐसे सुपर स्टोर में दाखिल होते हैं जहां पर शेल्फ नहीं है, वहां तमाम की तमाम चीज़ें ज़मीन पर बिखरी पड़ी हैं और आपने उसमें से अपने मतलब की चीज़ें निकालनी हैं।
तो जिस चीज़ को ख़रीदने में, लेने में आपको 5 मिनट लगते हैं एक अच्छे अरेंज्ड वेल मैनेज सुपर स्टोर में जाने के दौरान, तो इस स्टोर में जहां आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें फर्श पर बिखरी पड़ी हैं, वहां आपको घंटों लग सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में चंद चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जैसे आपको कोलगेट पेस्ट नज़र आ रहा है, आपको जो है वो सेफगार्ड साबुन नज़र आ रहा है, आपको जॉनसन बेबी पाउडर नज़र आ रहा है, आपको माइलो नज़र आ रहा है, आपको जो है टैंग का साशे नज़र आ रहा है, आपको राइस का पैकेट नज़र आ रहा है, आपको एग्स नज़र आ रहे हैं। अगर किसी सुपर स्टोर में इतनी ही चीज़ें हैं और इतनी ही चीज़ें ज़मीन पर पड़ी हैं, तो इनमें हो सकता है आपको थोड़ी बहुत आसानी हो, ज़्यादा मुश्किल ना हो। लेकिन अगर चीज़ें बढ़ जाएं, चीज़ें और बढ़ जाएं, हज़ारों की तादाद में हो, अगर इतनी चीज़ें हो जाएंगी तो आपको अपनी शॉपिंग करना जो है वो अजाब लगेगा। तो पुराने दौर में एलिमेंट्स की क्वांटिटी थी कम, उन एलिमेंट्स को मेमोराइज करना था आसान, उनके नाम याद रखना, उनके बारे में इल्म हासिल करना, यह बहुत आसान काम था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, एलिमेंट्स की क्वांटिटी बढ़ती गई। एलिमेंट्स की क्वांटिटी जब बढ़ी तो साइंटिस्ट को पहली परेशानी ये महसूस हुई कि अगर एलिमेंट्स इस तरह बढ़ते रहे, हमें इनको मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आने वाले लोगों के लिए तो और मुसीबत बन जाएगी। तो साइंटिस्ट ने पहला काम क्या किया कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के बारे में सोचना शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि उस सुपर स्टोर की हालत थी कि सब कुछ ज़मीन पर बिखरा था और लोगों को परेशानी थी, वहाँ ग्राहक नहीं आ रहे थे, लिहाजा दुकानदार ने सोचा कि क्यों ना उस सुपर स्टोर को इस तरीके से मैनेज किया जा सके। अब आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो चीज़ें फर्श पर पड़ी हुई थी वो सारी की सारी शेल्फ में रख दी गई। अब आप देखें, शेल्फ में अगर आपको नीडो चाहिए तो आप सीधा यहीं से उठा सकते हैं, आपको लैक्टोजिन चाहिए, आपको जो है सिरेलेक्स चाहिए, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, आपको कोलगेट पेस्ट यहाँ नज़र आ रहा है, आपको जो है हेयर डाइज यहाँ नज़र आ रही हैं, आपको साबुन वगैरह यहाँ नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें रखी गई हैं। इसी तरह साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना उन एलिमेंट्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा जाए ताकि उनको मेमोराइज करने में आसानी हो। वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं उनको यकजा कर दिया जाए, जो डिसिमिलर हैं उनको अलग कर दिया जाए। तो साइंटिस्ट ने इस बारे में सोचना शुरू किया। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन शामिल किया जोहान डोब्राइनर ने। ये जर्मन कीमिस्ट हैं, इन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अपना पहला हिस्सा शामिल किया। जोहान डोब्राइनर ने 1829 में अपने दौर के एलिमेंट्स को स्टडी किया। उनमें जो जो एलिमेंट्स एक जैसे थे, जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उनको 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया और उस 3 के ग्रुप को उन्होंने एक खास नाम दिया जिसको कहते हैं ट्राइड। 1829 में जोहान डोब्राइनर ने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनको ट्राइड का नाम दिया और उसके बाद अपना कानून पेश किया। उस कानून को डोब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये कानून क्या कहता है। डोब्राइनर्स अपने कानून में कहता है द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइड। यानी डोब्राइनर ये कहना चाह रहा है कि अगर एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में रखा जाए, यानी ए, बी और सी, तो सेंट्रल एटम जो बी है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी 2 एलिमेंट्स यानी ए और सी के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम फोकस करें इस ट्राइड पर, जिसमें लिथियम एक एलिमेंट है, सोडियम है और पोटेशियम है। सोडियम को दरमियान में रखा गया है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम का 39 है। अगर हम लिथियम और पोटेशियम के मास को ऐड कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो है 23। ये एग्जैक्ट एटॉमिक मास है सोडियम का। यानी यहां से डोब्राइनर के कानून की वजाहत आसानी से हो रही है कि अगर एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में डिवाइड किया जाए तो सेंट्रल एटम यानी सोडियम का मास जो है वो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की।
सेकेंड एग्जाम्पल में जो ब्राइनर ने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एक ट्राइड बनाया, सलासा बनाया। इस ट्राइड में क्लोरीन और आयोडीन का अगर मास ऐड कर लिया जाए, उसको 2 से डिवाइड किया जाए, तो जवाब आ रहा है 81, जो ब्रोमीन का एग्जैक्ट मास तो नहीं है लेकिन उसके तकरीबन करीब है, यानी 19 और 20 का फर्क है। ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80 और अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ रहा है क्लोरीन और आयोडीन का 81, जो तकरीबन ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर होता है। यहां एक छोटी सी और बात मेंशन करता चलूं आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए कि ब्रोमीन वाहिद नॉन मेटल है, द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड। ब्रोमीन वो नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एमसीक्यूज में कभी कभी यह सवाल आता है। जो ब्राइनर का कानून जो है ये बहुत थोड़े एलिमेंट के लिए तो काबिल कबूल था। उस दौर में एलिमेंट्स की क्वांटिटी कम थी तो ये कानून चल गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, एलिमेंट डिस्कवर होते रहे, तो डो ब्राइनर का ट्राइड वाला फॉर्मूला उन पर अप्लाई नहीं हो रहा था। लिहाजा डो ब्राइनर के कानून को फेल होना पड़ा। आफ्टर द फेलियर ऑफ डो ब्राइनर के फेल होने के बाद क्या हुआ होगा? जाहिर सी बात है कि जब डो ब्राइनर फेल हुआ तो किसी नए बंदे ने सोचना शुरू किया होगा, उसने भी अपना कोई कानून बनाया होगा। इस सिलसिले में तकरीबन कमोबेश 50 सालों का अरसा है जिसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन शामिल किए और ज़्यादातर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए स्पाइरल अरेंजमेंट का जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक स्पाइरल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की। ये जो स्लाइड है, स्लाइड नंबर 7 आप देख रहे हैं, पेज नंबर 7, ये इसमें स्पाइरल अरेंजमेंट से मुताल्लिक गुफ्तगू है। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि क्लास 9 की केमिस्ट्री से लेकर इंटर तक की केमिस्ट्री में स्पाइरल अरेंजमेंट का कोई टॉपिक शामिल नहीं है। लिहाजा ये स्लाइड मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए यहां शामिल की है ताकि आपको यह भी मालूम हो कि एलिमेंट्स को किसी दौर में स्पाइरल तरीके से भी अरेंज किया गया था। स्पाइरल अरेंजमेंट के बाद एक लंदन इंडस्ट्रियल केमिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन न्यूलैंड। इन्होंने एक बाकायदा तौर पर पीरियोडिक टेबल पेश किया। इन्होंने क्या किया, 1863 में अपने दौर के जितने एलिमेंट्स थे उनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया। याद रखिएगा, यह पहला साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए ग्रुप का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। यानी इन्होंने पहली मर्तबा ग्रुप्स बनाए और सिर्फ ग्रुप्स नहीं बनाए बल्कि एलिमेंट्स को इन 7 ग्रुप्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से रखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का मतलब यह है कि जिस एलिमेंट का मास कम है उसको पहले रखा, जिसका ज्यादा है उसको बाद में, जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया। सिर्फ तरतीब नहीं दिया बल्कि अपना एक कानून पेश किया जिसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। कानून क्या है? कानून यह है कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। आसान लफ्जों में यूं कहूंगा कि न्यूलैंड ने यह कहा कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से उन 7 ग्रुप्स में तरतीब दिया जाए तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा। यानी हर 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे पहले एलिमेंट की थी। जैसे आप मुख्तलिफ गाने सुनते हैं, उन गानों में अक्सर एक छोटा सा जुमला ऐसा होता है जो एक खास टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अरिजीत सिंह का एक गाना है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। अगर आप ये गाना सुनेंगे तो आपको इस गाने में कुछ स्पेसिफिक पोइट्री के बाद ये जुमला बार बार सुनने को मिलेगा। यानी न्यूलैंड के कानून में जब हम इसके पीरियोडिक टेबल में 8वें एलिमेंट पे हम आते हैं तो हमें ऐसा गुमान होता है जैसे हम कोई म्यूजिक सुन रहे हों। यानी
पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली वही प्रॉपर्टीज कुछ देर के बाद दोबारा रिपीट हो रही हैं। आइए चलते हैं न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल की एक इमेज देखते हैं। ये न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल आपके सामने। अगर आप देखें पहला कॉलम जिसमें ग्रुप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमीन, पैलेडियम, आयोडीन, प्लाटिनियम, इरेडियम, ये इस पहले ग्रुप में मौजूद हैं। सेकंड ग्रुप में लिथियम और नीचे एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम है तीसरे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में बोरोन है, पांचवें में कार्बन है, छठे में नाइट्रोजन है, सातवें में ऑक्सीजन है। फर्ज करते हैं मैं हाइड्रोजन को पहला एलिमेंट कंसीडर करता हूं। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट। न्यूलैंड के मुताबिक आठवां एलिमेंट फ्लोरीन होगा, यानी हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, लिथियम दूसरा हुआ, बेरिलियम तीसरा, बोरोन चौथा, कार्बन पांचवा, नाइट्रोजन छठा, ऑक्सीजन सातवां और फ्लोरीन आठवां एलिमेंट है। यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेने के बाद हमें फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूलैंड यही तो समझाना चाह रहा है कि उसके टेबल में हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह अगर आप लिथियम को पहला एलिमेंट माने तो सोडियम आठवां एलिमेंट है, जो लिथियम की प्रॉपर्टीज है वही सोडियम की है। इसी तरह अगर आप बेरिलियम की प्रॉपर्टीज याद कर लें तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज याद हो गई। यानी एक के साथ एक फ्री नहीं है, बल्कि कई एलिमेंट्स फ्री मिल रहे हैं। लिहाजा न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल टोब्राइनर्स के मुकाबले में और उन स्पाइरल अरेंजमेंट्स के मुकाबले में एक अच्छा पीरियोडिक टेबल था। और एक बात और याद रखिएगा कि न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रखते हुए मेंडलीव साहब ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। क्यों? क्योंकि न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में आपको पहली मर्तबा ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, आपको हॉरिजॉन्टल रोज भी नजर आ रही हैं और आपको यहां पर पीरियोडिसिटी भी नजर आ रही है। यही तीनों चीजें बाद में जाकर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का हिस्सा भी बनी हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि न्यूलैंड के इस कानून की एडवांटेजेस क्या हैं। पहली खास बात, दिस लॉ प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ने एलिमेंट्स के लिए एक ऐसी बेसिस प्रोवाइड की कि जिसमें सिमिलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे, वो एक ही ग्रुप में रखे गए। दूसरी खास बात यह है, द लॉ प्रोवाइड्स अ वाइड स्कोप टू अरेंज ऑल नॉन एलिमेंट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। पहली मर्तबा नॉन एलिमेंट्स जो उस दौर के थे उनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया। जब एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में अरेंज हुए तो बहुत सारी बातें उनके बारे में मालूम हुई, जैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, पीरियोडिसिटी वगैरह वगैरह। मेंडलीव, ये न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल है, ये कुछ गलतियां भी इसमें मौजूद हैं। डिसएडवांटेजेस के क्या है? पहली बात यह है कि न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल जो है उसके सिर्फ 17 एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल है और उसके पीरियोडिक टेबल में 56 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन एप्लीकेबल कितने के लिए? सिर्फ 17 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल, यानी कैल्शियम तक। यहां देखिए, ये जो येलो पार्ट आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, ये वो पोर्शन है जहां तक न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल एप्लीकेबल है। उसके बाद न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर मैं एल्यूमिनियम को पहला एलिमेंट मानूं तो क्रोमियम आठवां एलिमेंट है। अब क्रोमियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह अगर मैं सिलिकॉन को पहला एलिमेंट मानूं तो टाइटेनियम आठवां एलिमेंट है। टाइटेनियम और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज अलग हैं। यही बात अगर मैं फास्फोरस के लिए करूं, यही बात मैं अगर सल्फर के लिए करूं, तो आठवां एलिमेंट इनके बाद जो आएगा वो प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं कर रहा पहले एलिमेंट के। लिहाजा न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल शुरू के 17 एलिमेंट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एप्लीकेबल नहीं है। लिहाजा इस पीरियोडिक टेबल में इस गलती की वजह से गुंजाइश निकली कि इसको भी मॉडिफाई किया जा सके। दूसरी गलती इसकी ये है, डिसएडवांटेज ये है कि उस दौर में नोबेल गैसेस नहीं थी। अगर नोबेल गैसेस इसमें इंक्लूड कर दी जाए, जो बाद में डिस्कवर हुई, नोबेल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं बनती है। क्यों? अगर नोबेल गैसेस को हम रखेंगे 7A के बाद 8A में, तो फिर तो न्यूलैंड का जो कानून है वही गलत हो गया। क्यों? न्यूलैंड ये कह रहा है कि हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा, लेकिन अगर नोबेल गैसेस 8वीं पोजीशन पर रख दी जाएं तो नोबेल गैसेस की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की तरह तो नहीं है।
लिहाजा न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल नोबेल गैसेस की डिस्कवरी के बाद खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में हैवी एलिमेंट्स भी जो है वो अकोमोडेट नहीं हो रहे हैं, यानी हैवी एलिमेंट्स पर वो कानून एप्लीकेबल नहीं हो रहा। न्यूलैंड के कानून को उस दौर में भी इग्नोर किया गया जब उसने अपना रिसर्च पेपर केमिकल सोसाइटी इन लंदन में पेश किया, तो इसके कानून को जो है वो कोई ख़ास फोकियत नहीं दी गई। लिहाजा न्यूलैंड भी फेल हुआ। न्यूलैंड के फेल होने के बाद ज़रूरत महसूस हुई कि नया टेबल बनाया जाए। जर्मन केमिस्ट लोथरमेयर ने एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का काम किया। जर्मन केमिस्ट लोथरमेयर ने अपनी क्लासिफिकेशन पेश की, जिसको लोथरमेयर क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। लोथरमेयर ने अपनी क्लासिफिकेशन को दो हिस्सों में पब्लिश किया। पहली मर्तबा इन्होंने 1864 में तकरीबन 28 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल क्लासिफिकेशन को अपनी ही बुक में यानी मॉडर्न केमिस्ट्री थ्योरी में पब्लिश किया। ये इस लोथरमेयर क्लासिफिकेशन का पहला वर्जन था। लेकिन बाद में जब एलिमेंट मज़ीद डिस्कवर हुए, इन्होंने मज़ीद एलिमेंट्स की स्टडी की, तो 1869 में इन्होंने 57 एलिमेंट्स के साथ अपनी ही क्लासिफिकेशन का एक्सपेंडेड वर्जन पेश किया, जिसमें 57 एलिमेंट्स थे। लोथरमेयर क्लासिफिकेशन की ख़ास बात यह थी कि इसमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कोई टेब्यूलर फॉर्म नहीं था। होना तो ये चाहिए था कि ये न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल को देखते हुए उसी तरह की क्लासिफिकेशन करता, यानी एलिमेंट्स को टेब्यूलर फॉर्म में अरेंज करता, ग्रुप्स बनाता। इसने न्यूलैंड के बिल्कुल अपोजिट काम किया। लोथरमेयर ने एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट के दरमियान ग्राफ प्लॉट किए, यानी इन्होंने जितने एलिमेंट्स उस दौर में मौजूद थे, 57 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने सबका एटॉमिक वॉल्यूम निकाला। तो पहले जान लेते हैं कि एटॉमिक वॉल्यूम क्या है। एटॉमिक वॉल्यूम दरअसल एटॉमिक मास डिवाइड बाय डेंसिटी से निकाला जाता है। इसने तमाम एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम्स निकाले और एटॉमिक वॉल्यूम निकालने के बाद उनको एटॉमिक मास के साथ ग्राफ की शक्ल में प्लॉट किया। यह ग्राफ आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स को डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। हम यहाँ अपनी आसानी के लिए आपको समझाने के लिए सिर्फ अल्कली मेटल से इक्तिफा करेंगे। आप देख रहे हैं कि लोथरमेयर के पीरियोडिक टेबल में लिथियम की पोजीशन ये रही, सोडियम की पोजीशन ये रही, पोटाशियम की पोजीशन ये रही, रुबिडियम ये रहा, सीजियम ये रहा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसकी पीक पर मौजूद है अल्कली मेटल। इससे मालूम हो रहा है कि अल्कली मेटल्स का एटॉमिक वॉल्यूम सब एलिमेंट्स के मुकाबले में, यानी अपने एलिमेंट्स के मुकाबले में बड़ा है। इसीलिए ये ग्राफ में सबके सब पीक्स पर मौजूद हैं। लोथरमेयर ने ऑब्जर्व किया कि अल्कली मेटल्स जितनी भी हैं वो कर्व के पीक पर मौजूद होंगे। लोथरमेयर के क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली, जिसकी दो रीज़न है। नंबर 1, लोथरमेयर का जो पीरियोडिक टेबल है यह मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के मुकाबले में इनकम्प्लीट है, जो उसी साल यानी 1869 के मार्च के महीने में पब्लिश हुआ। यानी अगर 1869 में किसी शख्स को ये दो पीरियोडिक टेबल दिए जाते, एक मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल दिया जाता और एक लोथरमेयर का पीरियोडिक टेबल दिया जाता, तो वो मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को फोकियत देता लोथरमेयर के ऊपर। उसकी वजह यह थी कि लोथरमेयर के पीरियोडिक टेबल में ग्राफ ही ग्राफ है। ग्राफ बनाना वैसे ही मुश्किल काम है, ग्राफ को स्टडी करना उससे मुश्किल काम है, उसको याद करना मुश्किल है। लिहाजा लोथरमेयर के क्लासिफिकेशन को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। दूसरी रीजन यह है कि लोथरमेयर ने
मुख्तलिफ एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिया, यानी एटॉमिक वॉल्यूम को लिया, एटॉमिक मास को लिया और उनको रिलेट करके जो है वो मुख्तलिफ ग्राफ्स बनाए। इसमें कोई लॉजिक नहीं थी, कोई लॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं थी, लिहाजा लुथेरमेर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। याद रखिएगा, साइंटिस्ट की नाकामी भी उसकी कामयाबी है। लुथेरमेर ने कोशिश की, वो अलग बहस है कि उसी साल मेंडलीफ ने लुथेरमेर से ज़्यादा अच्छी कोशिश की, लिहाजा मेंडलीफ को फोकियत मिली लुथेरमेर के ऊपर। रशियन केमिस्ट मेंडलीफ, इन्होंने 1869 मार्च के महीने में अपने दौर के तमाम एलिमेंट्स को 12 हॉरिजॉन्टल रोज यानी पीरियड्स में, 12 पीरियड्स में और 8 वर्टिकल कॉलम्स यानी ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया। और तरतीब देने के बाद अपना एक कानून पेश किया, लॉ पेश किया, जिसको मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ यह कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है, यानी उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। यानी जितने भी एलिमेंट्स उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, पेश किया, वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल पे जाने से पहले ये बताता चलूं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मैं समझता हूं तो वो मेंडलीफ का समझता हूं। और एक और बात भी याद रखिएगा कि मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने में चंद ऐसे काम किए जो आज भी स्टूडेंट के लिए हैरानकुन साबित होते हैं। डिस्कस करते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस। पहली खास बात, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल 12 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। दूसरी बात, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लेफ्ट से राइट जाते वक्त ग्रेजुअली तब्दील हो रही हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर है वो उस एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में चंद एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ दी। अनडिस्कवर एलिमेंट थे, डिस्कवर नहीं थे, लेकिन उनके लिए उसने खाली जगह छोड़ दी। सिर्फ खाली जगह नहीं छोड़ी, बल्कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट करके बता दी। यानी एक एलिमेंट है, वो दुनिया में मौजूद नहीं है, और मेंडलीफ उसके बारे में ये कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका एटॉमिक मास इतना होगा, जिसका कलर ये होगा, जिसकी डेंसिटी ये होगी, वगैरह वगैरह। और बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वही साबित होती हैं जो मेंडलीफ ने बताई थी। तो ये वो कारनामा है मेंडलीफ का जिस पर आज भी बच्चे हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि सर इसके पास कोई वही तो नाजिल नहीं हुई थी। नहीं भाई, कोई वही नाजिल नहीं हुई, लेकिन ये एक अच्छा केमिस्ट था, ये मुख्तलिफ चीज़ों को जानता था। तो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में जिन एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ी उनको नाम दिया एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। बाद में जब ये डिस्कवर हुए तो ये स्कैंडियम के नाम से, गैलियम के नाम से और जर्मीनियम के नाम से जाने गए। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल हेल्पफुल साबित हुआ चंद एलिमेंट के एटॉमिक मास को करेक्ट करने में। जैसे मिसाल के तौर पर बोरॉन, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में चंद गलतियां भी हैं। मेंडलीफ ने कानून पेश किया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से अगर तरतीब दिया जाएगा तो
एलिमेंट्स की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करेंगी। मैंडलीफ ने तमाम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से रखा, लेकिन चंद पोजीशन पर उसने उसकी खिलाफ वर्जी की। जैसे आर्गोन को पोटेशियम से पहले रखा गया, हालांकि आर्गोन जो है उसका मास 40 है और पोटेशियम का मास 39 है। टिलोरियम को आयोडीन से पहले रखा, टिलोरियम का मास जो है वो 127.6 है और आयोडीन का 126.9 है। ये मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की एक बड़ी कमजोरी है। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में आपको अल्कली मेटल्स और क्वाइनेज मेटल भी एक साथ नजर आएंगे, जो एक दूसरे से बहुत सारी प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं, लेकिन इन दोनों को मैंडलीफ ने एक साथ रखा। यह भी मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की एक गलती है। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं है। मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बुनियाद पर था। होना यह चाहिए था कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप यानी प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 2, एटॉमिक मास 3, तीनों को पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी। इसी तरीके से कार्बन के तीनों आइसोटॉप को, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 को पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी। क्लोरीन के दोनों आइसोटॉप्स यानी 35 और 37 एटॉमिक मास वाले क्लोरीन, दोनों को पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की ये एक गलती है। मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, यानी एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश है। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बाद ब्रिटिश फिजिस्ट मोज़ले, जो रदरफोर्ड के लेबोरेटरी में एक्स रेस पर काम कर रहे थे, इन्होंने वहां ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे एटम का एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, एक्स रेस की वेवलेंथ में फर्क आ रहा है। तो मोज़ले ने यह कहा कि केमिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, बल्कि कोई और चीज है जिस पर वो डिपेंड कर रही हैं। तो मोज़ले ने पहली मर्तबा उन पॉजिटिव चार्ज को एटॉमिक नंबर के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो ही बेसिकली एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल वाली कहानी खटाई में पड़ गई। 1914 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, तो मोज़ले की कंक्लूजन को बेस बनाकर बोहर, वर्नर, बरी ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया। वो क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट था पीरियोडिक टेबल की दुनिया में, जिससे मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन एक और बात बताता चलूं, वो ये कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया जा सकता था मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बगैर। मैंने पहले भी कहा था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, पीरियोडिक टेबल के बनने में सबसे बड़ा किरदार मैंडलीफ का है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चंद चीजें डिस्कस की जाएंगी। पहले आप इस टेबल को अच्छी तरह देख लें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ऊपर से नीचे जो लाइंस आ रही हैं, लेफ्ट से राइट जो लाइंस जा रही हैं, इनको क्या कहते हैं, इन पर तफसीली गुफ्तगू होगी। लेकिन फिलहाल आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी खूबियां भी हैं, बहुत सारी खामियां भी हैं। पहले खूबियां डिस्कस करते हैं। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में चंद एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से नहीं रखा गया,
अल्कली मेटल को क्वाइनेज मेटल के साथ रखा गया, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहली बात, मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने आइसोटॉप्स का मसला हल कर दिया। क्यों? क्योंकि जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटॉप है प्रोटियम, उसका एटॉमिक मास 1 है, लेकिन एटॉमिक नंबर भी उसका 1 है। अगर हम ड्यूट्रियम की बात करें तो ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास तो 2 है, लिहाजा मैंडलीफ के मुताबिक उसकी जगह अलग होनी चाहिए, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक उसकी पोजीशन और प्रोटियम की पोजीशन सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसी तरीके से ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर भी क्या है? 1, लेकिन उसका मास है 3। तो मास के लिहाज से मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में तीनों की जगह अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर के लिहाज से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तीनों की पोजीशन एक ही है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स की पोजीशन का मसला हल कर दिया। दूसरी बात, अगर हम आर्गॉन का एटॉमिक नंबर देखें 18 है, पोटेशियम का 19 है। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ये एक मसला था, क्योंकि आर्गॉन का मास था 40 और पोटेशियम का मास था 39, तो वहां बात हो रही थी एटॉमिक मास की, यहां बात हो रही है एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक मास के लिहाज से देखें तो गलती है, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर के लिहाज से पोजीशन देखें तो पोजीशन बिल्कुल सही है। यानी आर्गॉन और पोटेशियम जिस जगह पर रखे गए हैं वो जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मैंडलीफ के निगाह से देखेंगे तो गलत है, लेकिन अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिहाज से देखेंगे तो पोजीशन बिल्कुल सही है। डिसएडवांटेजेस, हाइड्रोजन की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दुरुस्त नहीं है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप 1A के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज शो करता है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज में डिससिमिलरिटीज शो करता है। इसी तरह हाइड्रोजन ग्रुप 4A के साथ सिमिलरिटीज भी शो करता है, डिससिमिलरिटीज भी शो करता है। ग्रुप 7A में भी इसका यही हाल है, सिमिलर और डिससिमिलर। तो हाइड्रोजन की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफाइन नहीं है कि वो है तो कहां है। इसीलिए हाइड्रोजन को पहले पीरियड में तो रखा जाता है, लेकिन उसका कोई ग्रुप डिफाइन नहीं है। यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक गलती है, डिसएडवांटेज है, गलती है, इसको सही करने की जरूरत है, लेकिन बमुश्किल सही होगी। दूसरी गलती, हीलियम की पोजीशन भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दुरुस्त नहीं है। बोहर के मुताबिक एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। यानी जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस ऑर्बिटल पर खत्म हो जाए उसको उसी ब्लॉक में रखना चाहिए। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल पर खत्म हो रही है, लिहाजा इसको एस ब्लॉक में होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि हीलियम पी ब्लॉक में ग्रुप 8A की सबसे टॉप पोजीशन पर रखा जाता है। यह भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक गलती है। तीसरी गलती, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ग्रुप की नंबरिंग है वो गलत है। गलत इस सेंस में है कि नंबरिंग हमेशा 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लेकिन वहां क्या है, पहले ग्रुप 3 है, फिर 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B और फिर 2B। यानी 3 से स्टार्ट होकर 8 पे खत्म हो रहा है, फिर वहां से 1 और फिर वहां से 2 आ रहा है। अगला हमारे पास है जो मिस्टेक है वो ये है कि ग्रुप 8B की जो तकसीम है वो भी समझ से बालातर है। जितने भी ग्रुप्स बनाए गए हैं वो एक कॉलम पर मुश्तमिल है, लेकिन ग्रुप 8B वाहिद ग्रुप है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एक कॉलम के बजाय 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। ये चंद MCQs हैं जिसको डिस्कस करते चलें। ये आपके MCAT के इनऑर्गेनिक वाले हैंडआउट से लिए गए हैं। नंबर की तरतीब भी वही रखी है मैंने ताकि आपको ढूंढने में कोई मसला ना हो। पहले MCQs को देखिए, द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स एंड द सेपरेशन ऑफ डिससिमिलर वन इज कॉल्ड। यानी एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है उनको उन एलिमेंट्स से अलग करना जिनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ है, ये क्या प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शनिंग ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है, या होमोलोगस सीरीज कहलाता है। याद रखिएगा कि एलिमेंट्स को
अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ रखना और डिसिमिलर एलिमेंट्स से अलग करना, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैंने यहाँ एमसीक्यूज इसलिए सॉल्व फॉर्म में लिखे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, बाद में फिर आप परेशान होंगे यार इसका जवाब क्या है, इसे डिस्कस कर लें। तो मैं यही डिस्कस करता चलूँ कि द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स एंड सेपरेशन ऑफ डिसिमिलर वन इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सेकेंड एमसीक्यूज ये है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वॉज मेड बाय, पहली मर्तबा जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का क्रेडिट जाता है वो किसका है? डोब्रीनर्स का है। तीसरी एमसीक्यूज में कहा जा रहा है कि जर्मन साइंटिस्ट जोहान डब्ल्यू डोब्राइनर इन 1829 क्लासिफाइड मैनी केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स इन 3 ग्रुप नोन एज, यानी डोब्राइनर ने अपने दौर के एलिमेंट्स को 3 के ग्रुपों में रखा। उस 3 के ग्रुप को कहा क्या जाता है? उसको ट्राइड्स कहा जाता है। लॉ ऑफ ट्राइड वॉज प्रेजेंटेड बाय, लॉ ऑफ ट्राइड किसने पेश किया? डोब्राइनर्स ने। याद रखिएगा, डोब्राइनर्स लॉ को डोब्राइनर्स लॉ या लॉ ऑफ ट्राइड भी कहा जाता है। फिर पांचवें एमसीक्यूज में कहा जा रहा है द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, द अबव स्टेटमेंट वॉज प्रोपोज बाय। ऊपर एक कानून का एक जुमला लिखा गया है और कहा जा रहा है कि ये कौन से साइंटिस्ट के कानून का जुमला है? तो यकीनन जवाब होगा डोब्राइनर्स। क्यों? क्योंकि डोब्राइनर ने ही पहली मर्तबा कहा था कि अगर एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में रखा जाए तो सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। छठे एमसीक्यूज में कहा जा रहा है द लॉ ऑफ ट्राइड इज एप्लीकेबल टू, यानी लॉ ऑफ ट्राइड जो है वो कौन से ट्राइड पर एप्लीकेबल है? आप देख रहे हैं कि पहले में सोडियम पोटेशियम रुबीडियम है, अगले में रुबीडियम पोटेशियम सोडियम है और लास्ट में तीसरे में है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और है ऑल ऑफ देम। तो पहला ए और बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि न्यूलैंड के दौर में डोब्राइनर ने ऐसा कोई ट्राइड नहीं बनाया, लेकिन उसने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ट्राइड ज़रूर बनाया, लिहाजा जवाब होगा सी ऑप्शन। सातवें एमसीक्यू है लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज प्रेजेंटेड बाय, ऑक्टेव का कानून किसने पेश किया? यानी न्यूलैंड ने जो कानून पेश किया उस कानून में ऑक्टेव का वर्ड कहीं नहीं है, लेकिन एक जगह है, बताऊंगा। न्यूलैंड ने यह कहा कि अगर एलिमेंट्स को 7 ग्रुप्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से रखा जाए तो हर 8वां एलिमेंट, 8 के लिए वर्ड यूज होता है ऑक्टेट। जैसे पढ़ते हैं आप लोग ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाए। तो न्यूलैंड ने यह कहा कि हर एलिमेंट, अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से 7 ग्रुप्स में रखा जाए तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो पहले एलिमेंट की है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज प्रेजेंटेड बाय न्यूलैंड। 8वां एमसीक्यू है एन इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड इन 1864 अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या डिक्रीजिंग एटॉमिक वेट या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। याद रखिएगा 4 लॉज, डोब्राइनर, न्यूलैंड, लॉथरमेयर एंड मेंडलीफ, ये चारों लॉज जो पेश किए गए ये एटॉमिक मास की बुनियाद पर पेश किए गए। इस दौर में एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं था, एटॉमिक नंबर के बारे में कोई जानता नहीं था। जब एटॉमिक नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो इसीलिए इन लोगों ने जो कवानीन पेश किए वो एटॉमिक वेट की बुनियाद पर पेश किए। न्यूलैंड ने क्या किया? एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिए असर, मैंने पहले बताया था कि जिस एलिमेंट का मास कम था उसको पहले रखा, जिसका ज़्यादा था उसको बाद में रखा, जिसका और ज़्यादा था उसको और बाद में रखा। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के लिहाज से न्यूलैंड ने अपना कानून पेश किया। चंद और एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 देखिए जरा। एमसीक्यूज नंबर 9 में कह रहे हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट फ्रॉम द गिवन वन वर सिमिलर टू द फर्स्ट, द अबव स्टेटमेंट वाज प्रोपोज्ड बाय। ये वही जुमला है जो अभी मैंने रिपीट किया कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा, चाहे आप किसी भी एलिमेंट को पहला एलिमेंट कंसीडर कर लें। ये जुमला डोब्राइनर का नहीं है, ये मेंडलीफ का नहीं है, ये लॉथरमेयर का नहीं है, बल्कि ये न्यूलैंड का है। एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ इस कानून में ये तो बताया जा रहा है कि किसी भी एलिमेंट को आप पहला एलिमेंट मान लो तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो पहले की है। ये बात याद रखने की है कि ये कानून सिर्फ स्टार्ट के 17 एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल है, लिहाजा ये जुमला सिर्फ उन एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा, उसके बाद के एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो रहा। यहां तक
डिस्कशन हो गई न्यूलैंड के और डोब्राइनर के पीरियोडिक टेबल के एमसीक्यूज से रिलेटेड। एमसीक्यूज नंबर 10 में लोथेरमियर की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, द अबव स्टेटमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, डेफिनेटली ये लोथेरमियर है। फिर एमसीक्यूज नंबर 11 में कहा जा रहा है द अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट बाय प्लॉटिंग द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अगेंस्ट द वॉल्यूम वाज, डेफिनेटली ये भी लोथेरमियर है। ये दो एमसीक्यूज लोथेरमियर से रिलेटेड है। अगला है अगले कानून से रिलेटेड है। 1869 में रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडलीफ ने अरेंज किया द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ, यकीनन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। डोब्राइनर और न्यूलैंड दोनों के न्यूलैंड और मेंडलीफ दोनों के जो कवानीन हैं उनमें उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया है। लोथेरमियर में कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं है, डोब्राइनर में भी ऐसा नहीं, क्योंकि डोब्राइनर का कानून 3 एलिमेंट्स के लिए है, लिहाजा वहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एमसीक्यू नंबर 13 की बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ये मेंडलीफ के कानून की स्टेटमेंट है, यानी उसका कानून है, ये लॉ है। अगला एमसीक्यूज है मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ वाज बेस्ड ऑन, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो है किस बुनियाद पर था, तो याद रखिएगा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बुनियाद पर था। एटॉमिक नंबर उस वक्त डिस्कवर नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एटॉमिक वॉल्यूम के हवाले से बात की थी लोथेरमियर ने, मसला रह गया सिर्फ एटॉमिक मास का, तो मेंडलीफ का जो कानून था वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर था, और उसमें लिखा भी है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये कहा जा रहा है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, दिस इज नोन एज। यहाँ मेंडलीफ के कानून की तरह बात की जा रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये है कि एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर लिखा गया है। तो एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर हुआ तो मैंने पहले बताया कि एटॉमिक नंबर के डिस्कवर होने के बाद एक ही कानून पेश किया गया जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। 1913 में ब्रिटिश फिजिस्ट हेनरी मोज़ले ने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि मेंडलीफ और न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से है, और मोज़ले का जो पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से है। अब डिस्कस करते हैं, कवानीन हो गए सारे, हमने डिस्कस किया, डोब्राइनर लॉ डिस्कस किया, हमने स्पाइरल अरेंजमेंट डिस्कस की, हमने लोथेरमियर क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, हमने न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, हमने मॉडर्न मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फीचर्स क्या हैं, क्या ख़ास बात है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? अब तक जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने लॉज डिस्कस किए, यानी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किन लोगों ने की, और उनकी क्लासिफिकेशन करने के बाद हमारे पास हासिल क्या हुआ। हमें हासिल हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन इब्तिदा किसने की? डोब्राइनर ने, उसके बाद न्यूलैंड ने, उसके बाद कई स्पाइरल अरेंजमेंट, उसके बाद लोथेरमियर, फिर मेंडलीफ, फिर एंड में आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन कवानीन के बाद हमें हासिल हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बातें हैं जो आपको मेमोराइज करनी है। पहली बात, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज्ड बाय रैंग, वर्नर एंड एक्सटेंडेड बाय बरी इन 1921। ये तीन वो लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म बनाई। जो हम पढ़ते हैं ना लॉन्ग फॉर्म, पीरियड, ग्रुप्स, दिस एंड दिस, ये सब चीज़ें इन तीन साइंटिस्ट के काम का नतीजा है। आपको पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स भी मिलते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये जो कहानी सुनाई थी ये बोहर ने सुनाई थी। दिस टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड बोहर टेबल। क्यों? एज इट फॉलोज द बोहर स्कीम ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इनटू 4 टाइप्स। यानी बोहर की अगर हम बात करें उसके मुताबिक एलिमेंट्स की अरेंजमेंट, तो वहाँ से हमें ये चीज़ मिलती है कि एलिमेंट्स जो है किस तरीके से 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए। ये 2 बातें आप मेमोराइज करेंगे। तीसरी बात, ख़ास बात है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बेस है वो एटॉमिक नंबर पर है, यानी
जितनी गुफ्तगू इसमें हो रही है वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। ग्रुप का क्या क्राइटेरिया बनाया गया, ये जो हम पढ़ते हैं ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A या 1B से लेकर 8B तक, ये ग्रुप नंबर किस बुनियाद पर बनाए गए, कैसे इनको ये नंबर दिया, भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो याद रखिएगा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर दिए। किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उसका ग्रुप नंबर वही कहलाता है। मिसाल के तौर पर लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको ग्रुप 1 में रखा गया है। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको ग्रुप 2 में रखा गया है। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको ग्रुप 3 में। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, उसको ग्रुप 4 में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो बेसिकली कहलाती है ग्रुप। पीरियड का क्राइटेरिया क्या बनाएगा, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा हमेशा कि पीरियोडिक टेबल में टोटल है 7 पीरियड, शेल की तादाद भी 7 है, KLMNOPQ 7 शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 7 है, 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ शेल की बुनियाद पर आप कह लें या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बुनियाद पर आप कह लें, पीरियड का क्राइटेरिया यही है कि जितने शेल उतना पीरियड नंबर, या जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही उसका पीरियड नंबर। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो उसके पास 1 शेल है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसके पास भी 1 शेल है। लिहाजा हीलियम और हाइड्रोजन दोनों फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, वो 1 शेल यूज करते हैं, लिहाजा वो पहले पीरियड में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लिथियम की, बेरिलियम की, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये 8 एलिमेंट जो मैंने अभी आपके सामने कहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इन तमाम एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो ये 2 शेल जो है वो यूज करते हैं, लिहाजा इनका पीरियड कौन सा है, सेकंड। ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। तो पीरियड का क्राइटेरिया क्या बनाया गया, क्या रखा गया, नंबर ऑफ शेल्स या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ब्लॉक का क्राइटेरिया क्या बनाया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये कैसे दिए जाएंगे, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस ऑर्बिटल पर खत्म हो जाए वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। यानी ब्लॉक का क्राइटेरिया बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। पहले डिस्कस करते हैं पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, पहले डिस्कस करते हैं पीरियड क्या है। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड, यानी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जो हॉरिजॉन्टल रोज जा रही हैं उनको पीरियड कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकंड पीरियड ये लेफ्ट से राइट जो लाइन जा रही है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड में आप देख रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आर्गॉन वगैरह वगैरह। खास बात बेटा ये है कि हर पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है और उसका एंड कहां हो रहा है, नोबल गैसेस पर, सिवाय 2 जगह। पहली जगह, पहला पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट नहीं हो रहा लेकिन इसका एंड नोबल गैसेस पर हो रहा है। 7वां पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन नोबल गैसेस पर खत्म नहीं हो रहा। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में अक्सर ये दोनों बातें पूछी जाती हैं कि वो कौन सा पीरियड है जो अल्कली मेटल से स्टार्ट नहीं होता, या वो कौन सा पीरियड है जो हैलोजन नोबल गैसेस पर खत्म नहीं होता। तो पहला पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट नहीं होता, 7वां पीरियड जो है वो नोबल गैसेस पर खत्म नहीं होता। बहरहाल अभी डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 पीरियड्स को, तो बात सामने आ जाएगी। पहले जो 3 पीरियड हैं ये शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, इन तीनों को शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है। और आखिर के जो 4 पीरियड हैं, पीरियड 4, 5, 6, 7, वो लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसीलिए इस पीरियड को
सबसे छोटा पीरियड यानी शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। स्क्रीन पर नजर आ रहा है पीरियड 1, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन ग्रुप 1A में आपको नजर आएगा, ग्रुप 1A के ऊपर आपको नजर आया पिछले टेबल में, और ये आपको नोबेल गैसेस के ऊपर नजर आएगा। ये दोनों पहले पीरियड के एलिमेंट है। सेकंड और थर्ड पीरियड, इनमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। ये शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन पीरियड्स में कौन से ब्लॉक्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं। स्क्रीन पर देखिए, पीरियड 2 लिथियम बेरिलियम, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये जो शुरू के दो एलिमेंट्स हैं लिथियम बेरिलियम, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो सेकंड पीरियड में जो 8 एलिमेंट्स हैं, इनमें 2 एस ब्लॉक और 6 हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरीके से थर्ड पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक और 6 पीरियड एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के। ये हमारे शॉर्ट पीरियड से 3, फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड हमारे हैं शॉर्ट पीरियड। बढ़ते हैं लॉन्ग पीरियड्स की तरफ। पीरियड 4, 5, 6 और 7 जो है ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, लेकिन पहले इसमें लॉन्ग पीरियड्स 2 डिस्कस करते हैं, 4 और 5। पीरियड 4 और पीरियड 5 में 18 एलिमेंट्स हैं जो कुछ इस तरह हैं। पीरियड 4 में आप देख रहे हैं कि पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है और क्रिप्टॉन पे आगे ख़त्म हो रहा है। तो इसमें पोटेशियम और कैल्शियम दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। पहली मर्तबा डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हुआ है चौथे पीरियड में, यानी पहले पीरियड, दूसरे पीरियड, तीसरे पीरियड में, यानी शॉर्ट पीरियड्स में कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट मौजूद नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट की इब्तिदा कहां से होती है बेटा? पीरियड 4 से होती है। याद रखिएगा, पीरियड 4 में पहला ट्रांजिशन एलिमेंट मौजूद है स्कैंडियम, दूसरा है टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये 10 एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाती हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद एलिमेंट्स हैं गैलियम है, जर्मीनियम है, एस्टाटीन है, आर्सेनिक है, और ये सिलीनियम है, ब्रोमीन है, क्रिप्टॉन है। ये एलिमेंट्स आपके पास हैं फोर्थ पीरियड के जो पी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरीके से फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें 2 एस ब्लॉक के, 10 डी ब्लॉक के। 10 डी ब्लॉक के जो मौजूद हैं वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, और 6 आपके पास मौजूद हैं पी ब्लॉक के। ये आपके फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की कहानी है। छठे पीरियड की तरफ बढ़ते हैं। छठा पीरियड पीरियोडिक टेबल का लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है। इस पीरियड में चारों ब्लॉक्स के एलिमेंट मौजूद हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट भी है, पी ब्लॉक भी है, डी भी है, एफ भी है। पहले एस, पी, डी, एफ को डिस्कस कर लेते हैं। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट जो इसमें है वो 2 हैं, सीजियम और बेरियम। ये डी ब्लॉक एलिमेंट 10 यहां मौजूद हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की जो सीरीज यहां मिलती है हमें वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। एफ ब्लॉक एलिमेंट 14 एलिमेंट्स ये रहे, 57 से लेकर 71 तक ये जो जगह रखी गई 57, 71 ये एलिमेंट्स ये रहे एफ ब्लॉक के। इस सीरीज को जो एफ ब्लॉक की ये नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पे आपको, ये लेंथेनाइट सीरीज कहलाती है। ये 6 पीरियड है। छठा पीरियड पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा पीरियड है, जिसमें एलिमेंट्स की तादाद है 32। 7th पीरियड जो है इनकम्प्लीट पीरियड है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट नहीं कह सकते, यहाँ पर इनकम्प्लीट कह रहा हूँ मैंने इसमें सिर्फ 2 एस ब्लॉक और 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट को शो किया है, बाकियों को शो नहीं किया। क्यों? डी ब्लॉक एलिमेंट थोड़े से ही हैं, एफ ब्लॉक डिस्कवर नहीं है। ये आपके पास 7th पीरियड है, जिसमें 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं, 10 इसमें डी ब्लॉक के हैं। 4th ट्रांजिशन सीरीज है, और ये 6 पी ब्लॉक है, लेकिन ये भी डिस्कवर नहीं है। इन पर स्टडी जारी है, वर्क जारी है, लेकिन बहरहाल जब ये डिस्कवर होंगे तो ये 4 ट्रांजिशन सीरीज है, ये पी ब्लॉक हैं। एफ ब्लॉक जो इसमें शामिल है वो एक्टिनाइड्स हैं। ये 14 एक्टिनाइड्स डिस्कवर्ड हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ रिपोर्टेड है। तो एस ब्लॉक के जो 2 एलिमेंट्स मैंने ऊपर शो किए कि 2 एस ब्लॉक हैं वो ये रहे, और 14 जो एफ ब्लॉक शो किए हैं वो ये आपको नजर आ रहा है। डी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने वहां ऊपर मेंशन नहीं की, आप भी मेंशन नहीं करेंगे। बस आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल का वाहिद पीरियड जो इनकम्प्लीट है वो उसका लास्ट पीरियड है, यानी 7th पीरियड इनकम्प्लीट है, जिसमें 2 एस ब्लॉक एलिमेंट मौजूद हैं और 14
एक्टिनाइड्स मौजूद हैं। याद रखिएगा, एक एमसीक्यूज आया हुआ है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड में शामिल हैं। तो याद रखना, एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके छठे पीरियड में यानी 6th पीरियड में और 7th पीरियड में शामिल हैं। छठे पीरियड में जो एफ ब्लॉक की सीरीज़ है वो लेंथेनाइड है, और 7वें में जो सीरीज़ है वो है एक्टिनाइड सीरीज़। यहाँ बात हो गई ख़त्म किस चीज़ की, पीरियड्स की। ये एक समरी है, यानी कंक्लूजन है पीरियड का, कि पीरियड हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं। हर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, पीरियड कौन सा एनर्जी लेवल यूज़ करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ एंड होते हैं, और उनके रिमार्क्स क्या हैं, यानी उनको क्या कहा जाता है और क्या नहीं कहा जाता। इन एनी पार्टिकुलर पीरियड देयर इज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अमंग द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअली जो है वो चेंज आता है जब हम लेफ़्ट से राइट किसी भी पीरियड में मूव करते हैं। ये चंद एमसीक्यूज हैं, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल के हवाले से चंद फीचर्स पढ़े, जिसमें हमने पीरियड्स के बारे में पढ़ा। ये चंद एमसीक्यूज हैं, बहुत आसान एमसीक्यूज हैं। द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद क्या है, एटॉमिक नंबर है। हॉरिजॉन्टल रोज जो लेफ़्ट से राइट जा रही हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको बेसिकली कहते क्या हैं, उनको पीरियड्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास जो टोटल पीरियड्स हैं उनके नंबर्स क्या हैं, तो डेफिनेटली उनके 7 नंबर्स हैं, टोटल 7 पीरियड हैं। चौथे, पाँचवें, छठे पीरियड को क्या कहते हैं, उनको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। अगला एमसीक्यूज है कि सेकंड थर्ड पीरियड को क्या कहते हैं, उनको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। एक और एमसीक्यूज है कि चौथे पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसमें 18 एलिमेंट्स हैं। पाँचवें ये अगले एमसीक्यूज में कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो रखे गए हैं, कहाँ रखे गए हैं। मैंने पहले बताया कि इन दोनों का पीरियड जो है वो फर्स्ट है। अगला एमसीक्यूज है द पीरियड कंटेन लेंथेनाइड। देखो वही बात आ रही है जो मैंने अभी रिपीट की थी कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के हवाले से बात याद रखिएगा कि ये किस पीरियड में शामिल होते हैं। अक्सर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि इसको पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है। नीचे रखा नहीं गया, नीचे रखा इसलिए गया है क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंड हो जाएगा, तो जगह की कमी की वजह से उनको नीचे रखा गया है, वरना वो है कहाँ पर, छठे और 7वें पीरियड में। तो लेंथेनाइड सीरीज कहाँ आ रही है, छठे पीरियड में आ रही है, और एक्टिनाइड सीरीज आ रही है आपके 7th पीरियड में। तो ये वो एमसीक्यूज थे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ये 6 और 7 एमसीक्यूज और हैं। वो कौन सी सीरीज है जिसमें एक्टिनाइड मौजूद है, तो 7th सीरीज वो है जिसमें एक्टिनाइड मौजूद है। पहली ट्रांजिशन सीरीज कहाँ मौजूद है, चौथे पीरियड में। तो अगर पहली ट्रांजिशन सीरीज के मुतालिक सवाल आ सकता है तो दूसरी के मुतालिक भी पूछा जा सकता है, तीसरी के मुतालिक और चौथी के मुतालिक भी पूछा जा सकता है। फिर एमसीक्यू नंबर 52 में एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं, आपको पहचानना है कि ये एलिमेंट्स किसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, किसी पीरियड से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ नजर आ रहा है आपको, आसानी है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये बिलोंग करते हैं सेकंड शॉर्ट पीरियड से। देखो यहाँ छोटी सी बात और है, वो ये है कि यहाँ पीरियड नंबर नहीं दिया गया, बल्कि पीरियड की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बताई जा रही है। जैसे शॉर्ट पीरियड हमारे पास 3 है। फर्स्ट शॉर्ट पीरियड होता है पहला पीरियड, सेकंड शॉर्ट पीरियड होता है सेकंड पीरियड, और थर्ड शॉर्ट पीरियड हमारे पास है वो है थर्ड पीरियड। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में ये एमसीक्यूज पूछा गया है। इस एमसीक्यूज में छोटी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने लायक हैं। वो ये है कि हमारे पास शॉर्ट पीरियड तो 2 हैं, लेकिन पहले पीरियड को हमने एक अलग नाम दिया है, शॉर्टेस्ट पीरियड। तो शॉर्टेस्ट पीरियड नाम देने के बाद अब वो शॉर्ट पीरियड नहीं रहा। अब शॉर्ट पीरियड हमारे पास हो गए 2, एक सेकंड पीरियड और एक थर्ड पीरियड। तो सेकंड पीरियड जो है वो पहला शॉर्ट पीरियड है, और थर्ड पीरियड जो है वो सेकंड शॉर्ट पीरियड है। लिहाजा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन जो है ये तीसरे पीरियड से बिलोंग करते हैं, और अगर शॉर्ट पीरियड के हवाले से बात की जाए तो वो सेकंड शॉर्ट पीरियड है। अगला एमसीक्यू है कि द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 32 एलिमेंट्स। ये जरूरी नहीं है कि वो लिखे कि छठा पीरियड है, वो छठा पीरियड भी लिखेगा या कभी कभी जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा। दोनों में से जो भी इस्तेमाल हो जाए, आपको मालूम होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का जो सबसे लंबा पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। अगला एमसीक्यू है कि
पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए इस बात का ख्याल रखा जाता है। किस बात का ख्याल रखा जाता है? एटॉमिक नंबर का। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी एटॉमिक नंबर नजर नहीं आ रहा। इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस, इंक्रीजिंग एटॉमिक वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वैलेंसी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ही यही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां एटॉमिक नंबर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो अगर एटॉमिक नंबर नहीं होगा कहीं पर तो उसकी जगह ऑल्टरनेट दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। पहला, चार्ज इन द न्यूक्लियस, दूसरा है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इन दोनों का मतलब एटॉमिक नंबर ही है। लिहाजा पीरियड में जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर के लिहाज से रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर नहीं है, बल्कि यहाँ लिखा गया है इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस। तो बात वही है कि जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के न्यूक्लियस पर +3 चार्ज है, बेरिलियम का +4 है, बोरोन का +5 है, कार्बन का +6 है, नाइट्रोजन का +7 है, ऑक्सीजन का +8 है, फ्लोरीन का +9 है, नियॉन का +10 है। तो लेफ्ट से राइट जो हम जा रहे हैं एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जा रहा है और हमारे पास न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। तो एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए सीक्वेंस जो स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है वो किस ऑर्डर में होती है? इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस, या एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 54 एंड 86 आर कॉल्ड। अब यहाँ आपको एटॉमिक नंबर दिए जा रहे हैं और एटॉमिक नंबर में आपके पास 2, 10, 18, 54 एंड 86 एटॉमिक नंबर दिए जा रहे हैं। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एटॉमिक नंबर किसके हैं। तो ये एटॉमिक नंबर दरअसल इनर्ट गैसेस के हैं। पहले से ही पहचान लें, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का है, एटॉमिक नंबर 10 नियॉन का है, तो डेफिनेटली नीचे जितने भी गिवन होंगे वो सारे के सारे इनर्ट गैसेस ही के होंगे। अगले एमसीक्यूज है, एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 118 विल बी प्लेस्ड इन ग्रुप। अब जो पीरियोडिक टेबल में हमने डिस्कस किया था पीरियड्स, उसमें एक खास बात मैंने बताई थी कि एलिमेंट्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एलिमेंट्स एंड का हो रहा है। ये जो एमसीक्यूज है ये अक्सर उनसे रिलेटेड पूछा जाता है क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स के नंबर, एटॉमिक नंबर बच्चे याद रखते हैं। अल्कली मेटल्स के एटॉमिक नंबर और नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। तो 118 वो एलिमेंट्स है जो अभी डिस्कवर नहीं है। पी ब्लॉक में नोबेल गैसेस के सबसे एंड में रखा जाता है, यानी 7वें पीरियड में इसको रखा जाएगा अगर वो डिस्कवर हो जाए, लेकिन 7वां पीरियड फिलहाल इनकम्प्लीट है। यहाँ पर एमसीक्यूज का इख्तिताम हुआ जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप कहा जाता है। सवाल यह है कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स हैं हमारे पास 8 ग्रुप हैं। ये एमसीक्यूज पेपर में मुख्तलिफ हवालों से पूछा जाता है और इसके ऑप्शंस मुख्तलिफ होते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कब एमसीक्यूज में क्या ऑप्शन दिया जा रहा है। मैं अभी यहाँ जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देयर आर 8 ग्रुप्स ईच इन सब ग्रुप ए एंड बी, यानी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं जिसमें सब ग्रुप ए के 8 हैं, सब ग्रुप बी के 8 ग्रुप हैं, यानी टोटल होगा 16। लेकिन जब रोमन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 8 लिखते हैं ए के और 8 ग्रुप लिखते हैं बी के। ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने आपको नजर आ रहा है। पीरियोडिक टेबल में आप देख लें, ये वही पीरियोडिक टेबल जो पहले डिस्कस हो चुका है। इसमें ग्रुप 1A, 2A, 3B, 4B ये जो रोमन में आपको नजर आ रहे हैं सारे, तो 8 इसमें ये रे बी के साथ लिखे हुए हैं, 2 ये रे ए के साथ लिखे हुए हैं और 6 ये हैं ए के साथ लिखे हुए। तो ए वाले हो गए टोटल 8 और 8 हो गए बी वाले। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। अगर वर्टिकल कॉलम्स की बात की जाए तो 18 है, ग्रुप्स की बात की जाए तो 8 ए वाले हैं और 8 आपके पास बी वाले हैं। अब यहां देखें आप, ये नंबर लिखा हुआ है 1, ये नंबर लिखा हुआ है 2, रोमन वाला नहीं, रोमन के ऊपर 1, 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये वर्टिकल कॉलम्स हैं सारे। तो वर्टिकल कॉलम्स की तादाद कितनी है पीरियोडिक टेबल में? 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल।
अब इनको क्या क्या कहते हैं तो आप देखिए ज़रा, वर्टिकल कॉलम्स 1 को 1A कहते हैं, 2 को 2A कहते हैं, 3 को 13A, 4 14 को 4A, 15 को 5A, 16 को 6A, 17 को 7A, 18 को 8A कह रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ब्लॉक्स इनके क्या हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप 3 से लेकर 12 तक क्या कहलाते हैं, तो ये 3 से लेकर आपके पास जो 12 तक कॉलम्स हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं। 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B, और ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में 2 रोज जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एंड में रखी गई हैं, जिनको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स सीरीज कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं ये। पहली सीरीज लेंथेनाइड सीरीज है, सेकंड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज है, ये पीरियोडिक टेबल में नीचे रखे जाते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, वो ये कि अक्सर बच्चों से जब सवाल पूछा जाता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उन्हें मालूम नहीं होता। याद रखना बेटा कि ग्रुप 3B से ताल्लुक़ रखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे शो किया जाता है सिर्फ इसलिए कि अगर इनको वहाँ रखा जाए तो पीरियोडिक टेबल काफ़ी एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंशन से बचने के लिए इनको उठा के नीचे रख दिया बॉटम में, सिर्फ मकसद क्या था कि एक्सपेंशन से बचा जाए। इनको पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखा जाता है, इनका ग्रुप होता है 3B। इसमें 2 सीरीज़ हैं, एक लेंथेनाइड सीरीज़ और एक है हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज। The elements in a particular group show similar chemical properties due to similarities in their valence shell electronic configuration। ये बात कहीं मर्तबा आ चुकी है कि एलिमेंट्स जिनको एक ग्रुप में रखा जाता है, यानी हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, वर्टिकल कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल कॉलम्स में एलिमेंट्स को इस बुनियाद पर ही रखा गया है कि उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। जब उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है तो उनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम अल्कली मेटल की बात करें तो अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उन्हें अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये सब के सब क्या करते हैं, अल्कली मेटल्स अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है और सब के सब अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देते हैं, लॉस कर देते हैं और के टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चंद ग्रुप्स हैं, इनके कॉमन नेम दिए गए हैं। इनके कॉमन नेम्स आप मेमोराइज कीजिएगा, क्योंकि पेपर में अक्सर सवाल जब आता है तो वहाँ ग्रुप नंबर के बजाय ये नाम लिखे जाते हैं या कभी ग्रुप नंबर भी लिखे जाते हैं, नाम ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। बहरहाल जो भी है आपको ये नाम याद रखने हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया ग्रुप से रिलेटेड, ये ग्रुप से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, बहुत आसान एमसीक्यूज हैं। कहता वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हैं, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, कौन सा वाला, 18 वाला। अगर 18 वाला ऑप्शन होता तो हम वहाँ जाते, लेकिन नहीं है, तो डेफिनेटली हम कहाँ जाएंगे, 8 पे जाएंगे। 2 ग्रुप तो है नहीं, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स का जो ये एमसीक्यूज है ये बड़ा टेढ़ा आता है, लेकिन उसका जवाब उस ऑप्शंस में पहले से ही मौजूद होगा। अब आप देख रहे हैं कि 2 तो है नहीं, 7 नहीं है, 9 नहीं, तो बचा क्या, 8 बचा। पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हमारे पास मौजूद हैं। 8 ए में आते हैं और 8 जो हैं वो बी ग्रुप में आते हैं। सपोज करें कि यहाँ ऑप्शंस में 18B होता तो फिर हम क्या करते हैं, हाँ फिर हम क्या करते हैं, फिर हम 18 को प्रायोरिटी देते 8 पर, यानी ये बन जाता है BCQs, बेस्ट चॉइस आंसर। तो बाज़ औक़ात MCQs में आपके पास जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, 2 ऑप्शंस आपको लग रहा था यार ये भी सही है ये भी सही है, तो उसमें आप बेस्ट आंसर की तरफ जाएंगे। अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ 18 होता तो हम 18 की तरफ जाते, 18 नहीं है तो हम 8 की तरफ गए। अगला है द फर्स्ट 7 ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए। पीरियोडिक टेबल के जो 7 ग्रुप्स हैं उनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, जो ए वाले हैं।
जो बी वाले हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 1A को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं। अगला है ग्रुप 2A को क्या कहते हैं? उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अगला है कि ग्रुप 7A को क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हैलोजेंस। ग्रुप 8A को क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। लिहाजा मैंने ऑल ऑफ द अबव पे जो है वो टिक लगाया है। तो इसमें अक्सर एमसीक्यूज बहुत आसान है, बच्चों वाले एमसीक्यूज हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एप्टीट्यूड के पेपर्स में नहीं आते हैं। ये एप्टीट्यूड के पेपर में आपको मिलेंगे। जब मैं डिस्कस करूंगा पास्ट पेपर्स का पोर्शन, तो वहां पर आपको ये सारे एमसीक्यूज नजर आएंगे। ये भी चंद एमसीक्यूज हैं। ग्रुप 1B को क्या कहते हैं? क्वाइनेज मेटल कहते हैं। ग्रुप 1 और 2A को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या होता है? अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3A से लेकर 7A तक के एलिमेंट्स जो है वो हीलियम के अलावा जो है उनको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं कहाँ से भाई? 3B से बिलोंग करते हैं। द एलिमेंट्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। याद रखना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। आगे आएगा, डिस्कस करेंगे इसको। एमसीक्यू नंबर 37 में कहा जा रहा है द फर्स्ट सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक इज कॉल्ड, लेंथेनाइड सीरीज है। सेकंड सीरीज उसकी कहलाती है एक्टिनाइड्स। याद रखना कि एफ ब्लॉक की 2 सीरीज हैं, डी ब्लॉक की 4 सीरीज हैं। एफ ब्लॉक की पहली सीरीज को लेंथेनाइड और दूसरी को एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। रिपीट करता चलूं कि एफ ब्लॉक की जो पहली सीरीज है लेंथेनाइड, ये मौजूद है 6ठे पीरियड में, और एक्टिनाइड सीरीज जो है वो 7वें पीरियड में मौजूद है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्लॉक्स। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स होते हैं? पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। नजर आ रहे हैं आपको? एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है, ये डी है और ये एफ ब्लॉक है। हर ब्लॉक की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। मुझे मालूम है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक है ये समझाने वाला टॉपिक है, लेकिन यहाँ इस टॉपिक को मेंशन करने का सिर्फ मकसद ये था कि इस चैप्टर में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी हैं, आपको याद रखनी है, जिसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, मेमोराइज करने वाली हैं, उसको पहले लेक्चर में कवर किया जाए। लिहाजा मैंने ब्लॉक वाला पोर्शन ये जो है यहाँ कवर किया है, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक समझाऊंगा आपको तो वहाँ पर ये चीज़ें दोबारा आपके सामने आएंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह रिपीट होंगी सेकेंड लेक्चर में। यहाँ बस सिर्फ आपको ये मेमोराइज करना है कि एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं, पी में कौन कौन से ग्रुप हैं, डी में कौन से ग्रुप हैं, एफ में कौन सा ग्रुप है और उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और यहाँ कुछ ख़ास बातें हैं वो आपको मेमोराइज करनी है। वो ये कि एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मेटल्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं 35 एलिमेंट्स हैं, मोस्टली उसमें नॉन मेटल्स हैं, 9 गैसेज हैं, 1 लिक्विड है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्रोमीन के बारे में याद रखिएगा कि ब्रोमीन वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड है, और बाकी जितने रह गए हैं वो सारे के सारे सॉलिड हैं। डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे सॉलिड हैं, मेटल्स हैं, सिवाय एक के, वो है मरकरी। मरकरी वाहिद मेटल है जो लिक्विड है और ब्रोमीन वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड है। एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे जो है वो मेटल्स हैं। इसमें 2 सीरीज़ हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़। पहले बता चुका हूँ कि एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं और डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक की, ग्रुप 1A 2A। ये ग्रुप पी ब्लॉक की है, मुख्तलिफ ग्रुप्स लिखे गए हैं। ये डी ब्लॉक इसमें शामिल हैं और ये एफ ब्लॉक। इन पर इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू हमारे सेकंड लेक्चर में होगी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक डिस्कस करूँगा। ये चंद एमसीक्यूज़ हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं कि आउटर ट्रांजिशन क्या है, इनर ट्रांजिशन क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, फलां की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत आसान एमसीक्यूज़ हैं, खुद आप कर लीजिएगा। इसमें कुछ मेटल से रिलेटेड गुफ्तगू है, कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, कुछ पहचान है कि ट्रांजिशन एलिमेंट आपको मालूम होने चाहिए कौन से हैं कौन से नहीं हैं, क्वाइनेज मेटल आपके मालूम होने चाहिए कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं हैं। 2-3 डेफिनेशंस रह गई हैं आज के लेक्चर्स की। पहली है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 यानी यूरेनियम से ग्रेटर होता है, इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। इनके बारे में एक एमसीक्यू है कि एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ग्रेटर उनको क्या कहते हैं, तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। अगला ये कि पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं। वो एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद डिस्कवर हुए उनको पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है।
मेटलाइट्स क्या होते हैं? मेटलाइट्स वो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की मिली जुली खासियतें मौजूद होती हैं। पीरियोडिक टेबल आपके सामने मौजूद है। पीरियोडिक टेबल का ये पोर्शन जो रेड आपको नज़र आ रहा है, रेड कलर से जो स्टेयर्स बनाई, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इसमें तकरीबन जो है वो 8 एलिमेंट हैं। पहला है बोरोन, दूसरा है सिलिकॉन, फिर है जर्मीनियम, फिर है आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है, फिर टिलोरियम है, फिर पोलोनियम है और एस्टाटीन है। ये 8 एलिमेंट्स जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल के मेटलाइड्स एलिमेंट हैं। और याद रखिएगा बेटा कि मेटलाइड्स का कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक में मौजूद नहीं है, डी में नहीं है, एफ में नहीं है। हमसे यूज़ आ चुका है कि मेटलाइड्स आर ओनली फाउंड इन दिस ब्लॉक। तो दिस ब्लॉक में आप क्या लिखेंगे? पी ब्लॉक लिखेंगे। एक और बात भी याद रखिएगा वो ये कि पीरियोडिक टेबल में मेटलाइड्स और नॉन मेटल्स ये आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक में नजर आएंगे, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में कोई भी नजर नहीं आएगा सिवाय हाइड्रोजन के। वो मैं पहले बता चुका हूं कि पीरियोडिक टेबल की मिस्टेक है, हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइन नहीं है, लिहाजा आपको पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन इस वक्त यहाँ नजर आ रहा है लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल को जाने देते हैं। बाकी ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं, जितने ग्रीन से एलिमेंट्स बनाए गए हैं, पैरेट ग्रीन कलर जो है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल का जो बड़ा पोर्शन है वो मेटल्स है। अब मेटल्स में मेटल्स कहाँ मौजूद हैं? मेटल्स तीनों ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में भी है, डी में भी है, एफ में भी है। ज्यादातर मेटल्स कहाँ से हैं? डी ब्लॉक से हैं। और कम मेटल्स कहाँ से हैं? आपको एस ब्लॉक में भी नजर आएंगे, एफ में भी नजर आएंगे और पी ब्लॉक में भी चंद मेटल्स आपको नजर आएंगे। ये कुछ एमसीक्यूज हैं, यही रिलेटेड है कि मेटल्स कहाँ होते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं। जैसे पहला एमसीक्यूज है कि मोस्ट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स आर मेटल्स ऑफ डेश ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल के जो ज्यादातर मेटल्स हैं वो कहाँ होते हैं? डेफिनेटली वो कहाँ होते हैं? डी ब्लॉक में होते हैं। अगला एमसीक्यूज है कि मोस्ट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स आर, ज्यादातर नॉन एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। इन द पीरियोडिक टेबल ऑल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड अंडर पी ब्लॉक। और अगर ये नॉन मेटल की जगह मेटलाइड हो तो भी हमारा जवाब होगा पी ब्लॉक, क्योंकि नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स दोनों पी ब्लॉक में रखे गए। अगला है इन द पीरियोडिक टेबल ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड अंडर, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां रखे गए? वो सब के सब डी ब्लॉक में रखे गए। डायगोनल रिलेशन एक टॉपिक है पेपर में, अक्सर इसके एमसीक्यूज आते रहते हैं। डायगोनल रिलेशन क्या है पहले देख लें। हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट, यानी जैसे लिथियम है सेकंड पीरियड में है और ग्रुप 1A का है, हर ग्रुप का पहले एलिमेंट अपने अगले ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज शो करते हैं। आप देख रहे हैं कि लिथियम से मैग्नीशियम की तरफ एक एरो आ रहा है, रेड एरो नजर आ रहा है आपको। इसी तरह अगर हम ग्रुप 2 की बात करें बेरिलियम, तो बेरिलियम शो कर रहा है रिलेशन एल्यूमिनियम के साथ ग्रुप 3 के साथ। अगर हम ग्रुप 3 की बात करें, इसमें बोरोन है, ये सिलिकॉन के साथ रिलेशन शो कर रहा है। कार्बन की बात करें ग्रुप 4 के, तो ये फॉस्फोरस के साथ रिलेशन शो कर रहा है। इस डायगोनल रिलेशन को हम केमिस्ट्री में डायगोनल रिलेशन के नाम से जानते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के कुछ हाइलाइटेड एरियाज हैं, ये आप लाजमी याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ डायगोनल रिलेशन आपको नजर आ रहा है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये मरकरी की पोजीशन यहाँ बताई गई है, ये ब्रोमीन की पोजीशन बताई गई है। अब आप देखिए बेटा, ब्रोमीन का ग्रुप ये रहा और मरकरी का ग्रुप ये रहा। ग्रुप नंबर आपको याद होने चाहिए। डायगोनल रिलेशन ये जो हमने लिखा था, मेटलाइड्स की पोजीशन याद होनी चाहिए। नोबल गैसेस कहाँ किस ग्रुप में होते हैं, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में है ये भी मालूम है। ये पहला पीरियड है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पीरियड, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ जस्ट एक जो है वो रिकॉल करने के लिए पीरियोडिक टेबल की कुछ एरियाज को हाईलाइट किए गए हैं ताकि आप इसको मेमोराइज कर लें। इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है और इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, सिंपल से एमसीक्यूज हैं। चंद एमसीक्यूज आपको नज़र आ रहे हैं कि वाहिद लिक्विड नॉन मेटल कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी एमसीक्यूज जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये आपको मेमोराइज करने हैं। इसमें कोई लॉजिकल वो नहीं है कि जिसको डिस्कस किया जा सके। ये एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया, ये भी बिल्कुल इसी तरह। अगर आपको हाईलाइटेड एरिया याद है तो उस हाईलाइटेड एरिया में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे ये एमसीक्यूज नंबर 113 से लेकर 121 तक इस पीरियोडिक टेबल की बेस पर है। यहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं PORTQS, ये किसी एलिमेंट के सिम्बल्स नहीं है बल्कि ये जनरल अल्फ़ाबेट्स हैं। और इन अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड सवाल है। जैसे पहला है कि इन अबव फिगर द एलिमेंट P इज, P क्या है? P यहाँ देखें मौजूद है, ये अल्कली मेटल है। फिर अगला सवाल है कि O क्या है? O कहाँ मौजूद है? अल्कलाइन अर्थ मेटल में मौजूद है। फिर कह रहे हैं कि R क्या है? R बेटा ये रहा 9 पोजीशन पर है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट की जगह है। फिर कह रहे हैं Q क्या है? Q आप देख रहे हैं 17 है, तो ये हैलोजन है। फिर कह रहे हैं कि S क्या है? S एक नोबल गैस है। फिर कह रहे हैं कि T क्या है? T
पोजीशन याद रखिएगा, दिस इज मरकरी, यहाँ है मरकरी, जिंक ऊपर है, कैडमियम यहाँ है, और टी पोजीशन पर आपके पास है मरकरी। तो मरकरी वाहिद लिक्विड मेटल है जो यहाँ ऑक्युपाई करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये ग्रुप 2b में पाया जाता है। यहाँ लिखा गया है कि ये मरकरी, इसका नाम लिखा गया है। फिर ये 3 और MCQs हैं कि Q एलिमेंट जो है ये क्या चीज़ है। Q एलिमेंट ये रहा, ये ब्रोमीन है, बता चुका हूँ कि ये ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है। फिर कह रहे हैं कि अगर P और Q का रिएक्शन करवाया जाए तो कंपाउंड क्या बनेगा। P अल्कली मेटल है, Q हैलोजन है। अगर P को सपोज कर लेते हैं सोडियम लेते हैं और Q को हम लेते हैं क्लोरीन, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन चले ब्रोमीन ले लेते हैं। ब्रोमीन में तो सोडियम ब्रोमीन जब मिलेंगे NaBr बनेगा, तो Na कभी 1 लिखा जाएगा, Br कभी 1, तो P1 और Q1 लिखा गया। लेकिन अगर हमारे पास O हो, O मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास ऑक्सीजन है और ये Q मतलब है ब्रोमीन, तो ये बन रहा है OQ2। यानी अगर ये हम ले लें अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल यहाँ पर सिंगल होगा और हैलोजन हमारे पास होगा 2। इसके साथ ही आज की क्लास मुकम्मल हो जाती है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।